सिंह है। मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और आज आप सभी लोगों के सामने रिजर्वेशन एक मुद्दा जो दिया गया है, इसका पूरा पक्ष ये है कि ये नेशन बिल्डिंग या नेशनल फेलियर है। इसके बारे में हमें बात अपनी रखनी है। तो अगर हम देखें तो 1921 में हमें पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में आरक्षण देखने को मिला था और हला 1892 में मुस्लिम समाज को मिल गया था। उसके बाद ईसाइयों को मिला, उसके बाद दलितों को मिला। तो हम ये आरक्षण देखते आ रहे हैं। अब ये कैसे नेशनल बिल्डिंग है और नेशनल फेलियर कैसे है, इसके लिए हम इस पर चर्चा आज शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि ये कास्टिज्म के खिलाफ था या नेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात के लिए रिजर्वेशन रखा गया था? क्योंकि नेशनल रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर नेशनल बिल्डिंग की बात होती है तो नेशनल रिप्रेजेंटेशन की भी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। नेशनल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि अगर हमारे समाज का हर व्यक्ति उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता जहां वो अपने विचारों को दूर तक पहुंचा सके, तो फिर किस बात की हम नेशनल बिल्डिंग की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं? तो होता यहाँ पे ये है कि जैसे एक कहानी ये है कि एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है जिसको अच्छी फैसिलिटी मिलती है बचपन से। एक बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ता है, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यूपी बोर्ड में आता है, उसके बाद वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है हिंदी मीडियम से। तो जब हम दोनों से बातें करते हैं तो देखने में ये लगता है कि जो बच्चा शुरू से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा लिखा है उसके पास ज़्यादा को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ और अपने को रिप्रेजेंट करने की क्षमता होती है। लेकिन वहीं जो एक बंदा जो लैग करता है इकोनॉमिक कारणों से, या उसे उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, उतना मंच नहीं मिल पाता कि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, तो उसमें होता क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, अपने विचारों को दूर तक नहीं प्रसारित कर पाता है। इससे होता ये है कि जो हमारे नए नए इनोवेशंस होते हैं उनमें कमी आती है। क्योंकि हम जैसे यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं तो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ बैठे हो सकते हैं। तो इससे होता है कि अगर एक ही समुदाय के कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो वहाँ जो नए इनोवेशंस होते हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये नेशन बिल्डिंग के खिलाफ हो जाएगा। अगर हमें नेशन बिल्डिंग करनी है तो हर समाज को, हर तबके को नेशन बिल्डिंग के तहत उसे आगे लाना होगा। उसके लिए हमने रिजर्वेशन दिया। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि जाति के आधार पर है या फिर इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत की 60% जो संपत्ति है वो केवल 10% लोगों के पास है, और उसमें जो कि दलितों का हिस्सेदारी है वो निग्लिजिबल है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम 2023 के डाटा को देखें तो सिविल सर्विसेज में जितने भी लोग इतनी समय सर्व कर रहे हैं उसमें से मात्र 8% दलित हैं। तो अगर इसे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, यही हाल जुडिशरी का है। आज़ादी से अब तक मात्र 7 जज ऐसे हुए हैं जो कि एसटी एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और हम कहते हैं कि हम उन्हें एजुकेशन में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दरअसल ये बात एजुकेशन या फिर उन्हें इकोनॉमिकली स्टेबल करने की नहीं है, यह बात हिस्सेदारी की है जो आज भी उनको नहीं मिल पा रही। हम कहते तो हैं बड़े बड़े मंचों से कि हम उन्हें अच्छे मंच प्रदान करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपने सहयोग की ही बात करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने एक प्लान चलाया सहयोग विद्यालय का, और हम जब गाँव गाँव घूम के या फिर ऐसे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ लगता है उन्हें देखे कि रिजर्वेशन अभी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। जब वो आते हैं बच्चे जाके, अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं है। और यही हाल एजुकेशन डाटा का भी है। जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो 40% ज़्यादा है लोअर कास्ट का अपर कास्ट से, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको उस तरीके से तैयार नहीं किया गया। उसके माता पिता, अगर उसके माता पिता की एजुकेशन को मिला है तो ये डाटा 40 से ज़्यादा आ जाता है। इससे हम कहना चाहेंगे कि जो नेशनल रिप्रेजेंटेशन है एससी एसटी कम्युनिटी का या ओबीसी कम्युनिटी का, ये आरक्षण केवल उनके नेशनल रिप्रेजेंटेशन की है, या राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है उनके। और अगर एक ही तबका हमेशा ऊपर बैठा रहे ये तो गलत होगा, क्योंकि जिसकी आबादी 75% हो और आरक्षण 50%, और 50% आरक्षण होने के बाद भी वो 50% कहीं से रियलाइबल नहीं है। कहीं अगर हर डाटा को उठा के देखा जाए तो वो कहीं पे भी 50% काबिज नहीं हो पाए हैं। और अगर यही प्राइवेट सेक्टर में हम जाके देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर एक ही बंदा एक ही इंस्टीट्यूट से कई बंदे पास आउट होते हैं, तो जब वो अगर प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ होता ये है कि जो अपर कास्ट होती है उसका 30% जो क्राइटेरिया होता है उसका प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि वहाँ मुझे बायस्डनेस देखने को मिलती है। लोअर कास्ट 30% पीछे होता है। तो अगर हमें सोचना पड़े तो प्राइवेट सेक्टर में भी हमें पॉजिटिव रिजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे बहुत काम किया, क्योंकि जब उन्होंने आरक्षण के विषय में बात की तो लोगों ने बड़ा विरोध किया। फिर उन्होंने कहा था कि ये कास्टिज्म तो बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन मैं कास्टिज्म में रिजर्वेशन देने के खिलाफ हूँ। क्योंकि उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कास्टिज्म में ये रिजर्वेशन देने के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि ये बात हिस्सेदारी की है। और जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन
लोअर कास्ट के पास नहीं होगा तब तक हम अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर सकते। अगर हम एक समय ऐसा भी कर सकते हैं कि सभी में अगर पैसे बांट दिए जाएं तो भी ये अराजकता फैला सकता है समाज में। उन्हें जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा वो अपने आप को खुद से अपलिफ्ट नहीं करेंगे। उन्हें हम लोग ऐसे रिजर्वेशन को प्रमोट अगर नहीं कर सकते तो फिर रिजर्वेशन एक फेलियर का काम भी करता है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी बात की गई थी हर 10 साल में इसे एक बार रिन्यू किया जाए, इसे हर 10 साल में इसका एक बार जांच की जाए, उसके बाद देखा जाए कितने पॉलिटिकली जो है कितने हमारे लोअर कास्ट के जो लोग हैं वहाँ पे आके अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली भी सही है और इकोनॉमिकली और कास्ट बेस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बायस्डनेस होती है, क्योंकि ये अभी कई मुद्दे भी आ रहे हैं कि अगर कोई बंदा डॉक्टर है अगर उसका कम नंबर में इलाज हो जा रहा है तो फिर हम कहते हैं कि आप एक अच्छे इलाज की भी कामना करते हैं और दूसरी तरफ फिर आप कहते हैं कि हमें कम नंबर वाला बंदा भी चाहिए। तो इससे होता यह है कि वहाँ पे एक जो हमारी कंसिस्टेंसी को प्रभावित करने का एक डाटा भी सामने आता है। लेकिन क्या ये ट्रेनिंग की फेलियर नहीं हुआ? क्या ये केवल मेरिटोक्रेसी जो है, जो मेरिटोक्रेसी का यूथोपिया है, क्या ये बहुत डरावना यूथोपिया नहीं है? और चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। कुछ बात उन तबकों की भी की जाए जो धरती से खत्म होते जा रहे हैं, उन जानवरों की जो पिछले 50 साल में 70% खत्म हो गए हैं। क्या उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है? केवल हम इंसानों की है क्योंकि हम इंसान बोल सकते हैं? क्या हम ही धरती के मात्र एक जीव हैं? और समय कम है इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। धन्यवाद।